क्यों? पुलिस वाले सेशन में हम्म। जब आपने एफटीपी करके आईपी डाला था, उसके बाद पासवर्ड डाला था, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो उसके बाद आपका एक्सेस हो गया था ना सर वो। हाँ हाँ, हो गया था फिर। तो सर उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी सर। क्या दिक्कत आ रही थी उसमें बताओ। अभी मैं नोट देखता हूँ सर मैंने किया था। देख, देख कर बता। सर मूव नहीं हो रही सर। मूव नहीं हो रही कि कॉपी नहीं हो रही? हाँ, कॉपी नहीं हो रही। कॉपी नहीं हो रही। cd help is not hello is not a directory। सही बात है। ये डायरेक्टरी नहीं है कि? डायरेक्टरी है। अच्छा ये तो तुम डेस्कटॉप के अंदर नहीं हो, तुम डेस्कटॉप के अंदर यू फोल्डर के अंदर हो। एलएस करो नहीं जरा एक सर, बार ये। मैं दिखाऊँ सर, एल एस किया मैंने। ये देखो सर, इसमें फाइल 1 है, ठीक है। हाँ इसको मैं मूव करूँगा। हाँ ठीक है, cp फाइल 1.txt, ये फाइल को तुम कॉपी करना चाहते हो। हेलो कहाँ पे? फोल्डर में। हेलो फोल्डर में। तो हेलो हाँ फोल्डर तुम्हारा कहाँ पे है? हेलो फोल्डर तुम्हारा डेस्कटॉप पे है, और तुम हाँ करंटली डेस्कटॉप के अंदर यू फोल्डर के अंदर हो। तुम्हें पहले तो एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, तो तुम्हें करना पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश, करो डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट से एक डायरेक्टरी पीछे गए। अब यहाँ, हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देना है आपको, अंडरस्कोर नहीं, फॉरवर्ड स्लैश। हाँ, अब यहाँ पे टाइप करो हेलो। नहीं नहीं, ये तो अभी क्या किया आपने, फाइल 1 को उठा करके डेस्कटॉप पे डाल दिया है आपने। हाँ। ठीक है, ये नहीं करना था। दोबारा से कमांड टाइप करो। कौन सी, सीपी वाली? हाँ सीपी वाले, अप एरो यूज कर लो, अप एरो। डॉट डॉट स्लैश हेलो, स्लैश हेलो, एच हेलो, टैप कर दो उसका, टैप कर दो। अब चेक करो। अब चेक करो। हाँ सर, हो गया। हो गई ना? सर लेकिन सर इसकी कॉपी डेस्कटॉप पे भी आ गई एक। अच्छा वो, हाँ हाँ, कॉपी की। पहले गलत कमांड चला दी थी ना, जो डॉट डॉट स्लैश वाली कमांड चलाई है, ठीक है सर। जिसके आगे तुमने कोई डायरेक्टरी नहीं मेंशन करी है, तो उसने ऑटोमेटिकली जिस भी तुम करंट डायरेक्टरी में हो, उससे एक डायरेक्टरी पीछे जाके कॉपी कर दिया उसको, तो वो डेस्कटॉप पे आ गए। ठीक है सर। हाँ आकाश, तुम्हें भी कोई डाउट था, पूछ रहे थे। सर वो पूछना था, जैसे कि अगर हमें पासवर्ड ना पता हो, जैसे मेटा एक्सप्लोरेटेबल के केस में तो हमें पता था उसका यूज़र नेम और हाँ। पासवर्ड। तो सर उसके लिए बताओगे आगे? कि अगर पासवर्ड ना पता हो तो? जी जी सर। देखो, अगर पासवर्ड ना पता हो तो मैंने एक आपको बताया था, अनोनिमस लॉगिन। जी तो अगर ये ना, जिस भी इंसान ने टारगेट सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया है, जी किसी का तो सिस्टम होगा, किसी ने तो उस पर एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया होगा, जी जी तो वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर उसने अनोनिमस लॉगिन अलाउ कर रखा है, जी। तो आप अनोनिमस यूजर नेम के साथ लॉगिन कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। और अगर आपको क्रेडेंशियल्स नहीं पता, जी। तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ओके सर। ये कर सकते हो कि कोई, अगर आपको लेटर ऑन ब्रूट फोर्स वगैरह का अटैक करना रहे, तो आप ब्रूट फोर्स का अटैक कर सकते हो उसके ऊपर।
लॉगिन क्रेडेंशियल्स के ऊपर, ठीक है सर। है ना। अभी 4 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। तो मैंने स्क्रीन शेयर करी, आ रही है सब कुछ स्क्रीन में? जी आ गई है सर सर। आगे सर। आज हम करने वाले हैं सिस्टम हैकिंग। ठीक है, सिस्टम हैकिंग का मॉड्यूल है, इसके अंदर हम करेंगे एक तो ओएस लॉगिन बाईपास। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क भी देखेंगे, क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसको। ओके, सो मेरे नेटवर्क में मेरी काली मशीन एग्जिस्ट करती है, एंड मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन एग्जिस्ट करती है, ये भी मैंने स्विच ऑन कर ली है। स्विच ऑन हो जाएगी, तब तक जरा अपना टर्मिनल खोलते हैं। Okay, let's do an IF config here. Got my IP address here.
ओके 151 आ गया है यहाँ पे। एक मैप स्कैन कर देते हैं जरा वर्जन डिटेक्शन के साथ। ठीक है, तो मोटिव क्या रहेगा हमारा? मोटिव है हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को देखना, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क सीखना। एक न्यू टैब खोलते हैं। तो हमारे पास जो है काली के अंदर एक ऑटोमेटेड एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा है कि आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको एक सही प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसी वल्नरेबिलिटी मिल जाती है जिसका ऑलरेडी एक एक्सप्लॉइट बना हुआ है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप उस एक्सप्लॉइट को प्लग एंड प्ले कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सिंपली लोड दैट एक्सप्लॉइट, यूज दैट एक्सप्लॉइट एंड गेट राइट अवे विद द सिस्टम शेल ऑफ द टारगेट सिस्टम। सो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है बनाया है, एक्सेस कैसे करने वाले हैं हम, उसको कमांड रहती है हमारी MSF console। ओके, MSF console टाइप करने पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन हो जाएगा। उससे पहले जरा मैं स्टार्ट, लेट्स टाइप MSF console नाउ। MSF console टाइप किया, एंटर किया। थोड़ा टाइम लेगा उनका होने में, लेट्स वेट। So here we are inside the framework. Okay, so let me just do a clear screen। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्विच ऑन होता है। ठीक है, जब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्विच ऑन होता है तो हमें यहाँ पे बताता है, एक बैनर के साथ आता है, हर बार रैंडम बैनर आता है। ठीक है, और इस बैनर को आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो इस कमांड के साथ, जैसे बैनर कमांड के साथ बैनर, एंड आप देखोगे बैनर चेंज हो जाएगा आपका, जो भी यहाँ पे सॉर्ट ऑफ आर्ट वर्क जो बना आता है। ठीक है, बैनर रैपिड आ गया, कुछ और लोगों, कुछ और डिज़ाइन। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कुछ एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स, एनकोडर, नॉप्स, इवेजन और ऑक्सिलरीज। तो ये क्या है भाई, ये हमारे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के कुछ मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। एक्सप्लॉइट्स में एक्सप्लॉइट्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सिलरी में समवॉट यू कैन से स्कैनर्स वगैरह, अलग अलग चीज़ों के स्कैनर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे आज। ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने nmap स्कैन की तरफ। तो आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का काम आता है कहाँ पे? स्कैनिंग के बाद आता है आपका गेनिंग एक्सेस में। ठीक है, ओके, सो हियर आई कैन सी
कि यहाँ पे मेरे को कुछ पोर्ट्स ओपन मिल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मेरे को सर्विस पता चल रही है, एंड साथ ही साथ मुझे वर्जन पता चल रहा है कि इस पोर्ट पे कौन से वर्जन की क्या सर्विस रन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि पोर्ट नंबर 139 और पोर्ट नंबर 445 पे रन कर रही है, ठीक है। दैट इज योर सांबा सर्वर SMBD 3.x 4.x, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली गूगल पे जाऊँगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं करने का है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सिंपली गो टू गूगल, SMBD, जो भी आपकी सर्विस है, आपको सर्विस का नाम और एग्जैक्ट वर्जन यहाँ पे डाल के उसके सर्विस का एक्सप्लॉइट सर्च करना है। SMBD 3.x 4.x एक्सप्लॉइट, ओके। और अगर करना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम सांबा सांबा SMBD 3.x 4.x, ठीक है। तो ये डालने पे मुझे पहला ही लिंक मिल जाता है रैपिड 7 का। सो रैपिड 7 जो है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। मेटास्प्लॉइट जो है हमारा, वो रैपिड 7 ही मेंटेन करता है, अपग्रेड करता है, अपडेट्स करता है, ठीक है। आई एग्री, लेट्स कंटिन्यू। सो कुछ ऐसी स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं जिन जिन वेबसाइट्स को हम जिन वेबसाइट्स पे हम रिलाय करेंगे टाइम टू टाइम एक्सप्लॉइट्स के लिए। जैसे रैपिड 7 होगी एक वेबसाइट, ठीक है। एक हमारी एक्सप्लॉइट DB हो गई, ठीक है, एक्सप्लॉइट्स का डेटाबेस। तो ऐसे जब लिंक्स मिलेंगे आपको आउटपुट के अंदर अपने गूगल सर्च में, तो ऐसे लिंक्स को आप जरूर विजिट करोगे, ठीक है ना। कोई भी रैपिड 7 का लिंक हुआ या फिर कोई भी एक्सप्लॉइट DB का लिंक हुआ, ठीक है। रैपिड 7 का लिंक है तो मुझे पता है कि कोई ना कोई मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का मेरे को यहाँ पे एक्सप्लॉइट मिल ही जाना है। लेट्स सर्च, लेट्स रीड अबाउट इट। सो यहाँ पे मुझे जो है कुछ एक्सप्लॉइट के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सांबा यूजर नेम मैप स्क्रिप्ट कमांड एग्जीक्यूशन, अच्छा जी। कमांड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। कब डिस्क्लोज की गई थी, इसका एक्सप्लॉइट कब बना दिया, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। सांबा का एग्जैक्ट वर्जन ये है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। इस एक्सप्लॉइट का ऑथर कौन है, ठीक है। रेफरेंसेस, कोई अगर CV नंबर है इससे रिलेटेड, ठीक है जी। फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मॉड्यूल ऑप्शंस, ठीक है, कि हम इसको मेटास्प्लॉइट में यूज़ कैसे करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेटास्प्लॉइट का शेल है, एक उसी का कॉपी पेस्ट कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। यूज एक्सप्लॉइट मल्टी सांबा यूजर मैप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मेरे को सांबा यूजर मैप स्क्रिप्ट यूज करना है। तो या तो मैं एक्सप्लॉइट का पाथ सीधा यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में आके यूज कर लूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर भी अपने सर्च रिजल्ट्स सर्च कर सकता हूँ। मतलब अपने एक्सप्लॉइट से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड एक्सप्लॉइट सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा, आई एम गोइंग टू सिंपली टाइप सर्च followed by SMBD 3.x, let's type this। सो कुछ इस तरीके से सर्च रिजल्ट आ जाते हैं मेरे पास यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे आया है क्या, एक्सप्लॉइट मनी not important 3.x 4.x 3.x 4. सर्च करते हैं।
कि जो हमने रैपिड 7 पे एक्सप्लॉइट देखा है अभी, यहाँ पे भी हमारे पास सर्च आउटपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Okay, let me see like this. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स आ रहे हैं, तो मेरे लिए उन सब एक्सप्लॉइट्स के अंदर सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं अपने सर्च आउटपुट को फाइन ट्यून भी कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली गूगल पे जो मेरे को एक्सप्लॉइट मिला है रैपिड 7 की वेबसाइट पे, डायरेक्टली उस एक्सप्लॉइट को भी यूज़ कर सकता हूँ। बट मैं चाह रहा था कि एक बार मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लॉइट दिखा दूँ सेम। इसमें आता है आउटपुट में, मैंने काफ़ी टाइम देखा भी है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट राइट नाउ। Probably let's type search Samba context. Here it is, मिल गया। यही सेम एक्सप्लॉइट हमने सर्च किया है गूगल पे, यही सेम एक्सप्लॉइट मेरे को यहाँ पर मिल गया। कॉपी कर लेता हूँ एक्सप्लॉइट का पाथ, कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं इस एक्सप्लॉइट को यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सप्लॉइट को यूज़ कैसे करेंगे, कमांड क्या रहेगी हमारी, सिंपली टाइप यूज़, USE फॉलोड बाय योर एक्सप्लॉइट पाथ, जो भी आपको एक्सप्लॉइट यूज़ करना है यहाँ पे। तो एक्सप्लॉइट पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, एंड सिंपली प्रेस एंटर। सो वंस यू प्रेस एंटर, आप देख सकते हो कि आपका जो शेल है थोड़ा सा चेंज हो गया। बेसिकली अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक्सप्लॉइट हमने लोड कर दिया है। ठीक है, शेल में आप देख सकते हो कि एक्सप्लॉइट लोड हो गया है, मल्टी सांबा यूजर मैप स्क्रिप्ट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन नॉट यूज दिस एक्सप्लॉइट राइट अवे। मैं किसी भी एक्सप्लॉइट को सीधा ऐसे ही कॉपी करके उठा करके यूज नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होती है जो मेरे को एक्सप्लॉइट पे करने, कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं इसके ऑप्शंस देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है एडिट करने के। उसके लिए कमांड रहेगी हमारी शो ऑप्शन, शो ऑप्शंस। So when I did show options, आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे आर होस्ट। हेलो सर, आपके थोड़ी बीच में साउंड कट रही है सर अभी। अभी तक ऐसा कोई चीज़ है जो मिस हो गई हो, कुछ स्किप हो गई हो, कुछ समझ में ना आया हो, बता दो मुझे। नहीं ये बताने में हो गया तो तभी मैंने बोल दिया था कि मैं सुना। ठीक है, तो मतलब अभी तक कुछ रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे। नहीं सर, नहीं। ठीक है, दोबारा से। सो यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहे हैं मेरे को, आर होस्ट हो गया, आर पोर्ट हो गया। ठीक है, ये आर होस्ट और आर पोर्ट क्या है? ये आर होस्ट और आर पोर्ट है बेसिकली यहाँ पे हमारा रिमोट होस्ट और रिमोट, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इनको टारगेट, टारगेट पोर्ट और टारगेट आईपी एड्रेस। तो आर होस्ट में वैल्यू जाती है आपके टारगेट के आईपी एड्रेस की,
आर पोर्ट में वैल्यू जाती है आपके टारगेट पोर्ट नंबर की। ठीक है जी। साथ ही साथ मेरे को कॉलम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया। इस रिक्वायर्ड कॉलम के अंदर आपको देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल के आगे यस लिखा हुआ है। भी वेरिएबल लिखा हुआ है वो वेरिएबल्स की आपको वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी, उसके बिना एक्सप्लॉइट रन ही नहीं करेगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने देखा आर पोर्ट यस लिखा हुआ है, ऑलरेडी वैल्यू सेट है आर पोर्ट की। ठीक है, गुड एनफ। आर होस्ट के आगे यस लिखा हुआ है, लेकिन आर होस्ट की कोई वैल्यू सेट नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी पहले। सो वैल्यू कैसे सेट करूँगा? वैल्यू सेट करने के लिए कमांड बहुत इजी है। यू जस्ट नीड टू सिंपली टाइप सेट फॉलोड बाय योर वेरिएबल नेम जो भी है, जैसे आर होस्ट हो गया। आर होस्ट कि मैं इसकी वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। क्या वैल्यू सेट करना चाहते हो? फॉलोड बाय आपकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, सो ये कमांड से क्या होएगा? इस कमांड से आर होस्ट की वैल्यू सेट हो जाएगी। कंफर्म कर लूँ एक बारी। सिंपली टाइप शो ऑप्शंस अगेन, प्रेस एंटर, एंड यू कैन सी नाउ द वैल्यू फॉर आर होस्ट हैज बीन सेट। ठीक है, पहले यहाँ पे एम्प्टी थी वैल्यू, अब यहाँ पे कोई वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपने टारगेट का जो है आईपी एड्रेस मेंशन कर दिया, टारगेट का पोर्ट नंबर मेंशन कर दिया कि भाई इस पोर्ट पे इस टारगेट पे अटैक करना है। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है, अब आराम से बैठना है और इस एक्सप्लॉइट को रन कर देना है। रन करने के लिए कमांड क्या रहती है? रन करने के लिए कमांड रहती है RUN, रन। ओके, या तो रन लिख सकता हूँ मैं, साथ ही साथ एक और कमांड रहती है इसकी, या फिर मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लॉइट। ओके, सो रन लिखते हैं। लेट्स टाइप रन हियर। सो एक्सप्लॉइट हमने जो लोड कर दिया था, कॉन्फ़िगर कर दिया था, वो एक्सप्लॉइट रन किया है हमने। ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिवर्स शेल बैक। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है लिखा हुआ कमांड शेल सेशन 1 ओपन, एंड कुछ मेरी मशीन की आईपी, मतलब एक सॉकेट मेरी मशीन का, एक सॉकेट टारगेट मशीन का कनेक्ट हो गया है। ठीक है, so now what I can do is I can type who am I'm root। ठीक है, id, let's see if host name works, host name metasploitable। ओके, ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, ये शेल है एक। ठीक है, शेल क्लियरली विजिबल नहीं है, बट शेल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ओके, आई कैन डू if config है। if config करने पे आप देख सकते हो कि भाई मैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के अंदर हूँ, और मैंने आपको मशीन का होस्ट नेम भी दिखाया यहाँ पे, मैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के अंदर हूँ। और मैं कौन से यूज़र के प्रिविलेजेस के साथ हूँ मशीन के अंदर? रूट यूज़र के प्रिविलेजेस के साथ। ठीक है ना। तो मैंने, इसका मतलब क्या है कि जो टारगेट मशीन है उसको मैंने फुल्ली कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है इस पॉइंट पे, क्योंकि रूट से ऊपर तो कोई यूज़र होता नहीं है, रूट ही हमारा सबसे टॉप मोस्ट यूज़र होता है। ठीक है, cat slash etc slash passwd। तो यहाँ पे एक हमें एक और यूज़र देखने को मिल सकेगा, MSF admin। लेट्स सी if it is there, here it is। तो हमें केवल क्रेडेंशियल्स MSF admin के पता थे। ठीक है ना, कि MSF admin एक यूज़र नेम पासवर्ड है, लेकिन तब भी जो है हम रूट प्रिविलेजेस के साथ लॉगिन नहीं कर पाते मशीन के अंदर।
यहाँ पे जो अभी हमने किया है, यहाँ पे मैंने टोटली कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया टारगेट मशीन को, जैसा कि आप देख सकते हो कितना इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया है, मैंने टारगेट सिस्टम को ढंग से एनुमरेट किया। ठीक है, सर आइडेंटिफाई, अगर मैं पूरे प्रोसेस को सम अप करता हूँ तो कैसे सम अप होएगा, मैंने टारगेट को एनुमरेट किया, सर्विस फाइंड आउट करी, सर्विस फाइंड आउट करने के बाद मैंने सर्विस के ऊपर रिसर्च करा थोड़ा सा। ठीक है, और मेरे को एक एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइट मिल गया। मैंने एक एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइट को रिसर्च करने के बाद मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में लोड किया, कॉन्फ़िगर किया एंड रन किया। रन करते ही मुझे जो है एक शेल मिल गया है, जो कि टारगेट सिस्टम का शेल है विद हाईएस्ट प्रिविलेजेस, दैट इज रूट प्रिविलेजेस। सो इससे आगे कुछ नहीं हो सकता इस मशीन के अंदर। इससे आगे बस अब यही है कि डेटा वेटा जो है, मतलब ये मशीन पे आपका फुल कंट्रोल है, जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है ना। सो सर हम्म सर वो एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइट ना मिलता तब क्या करते उस केस में? तो भाई फिर मैनुअली सर्च करते और सर्च करते। सिंपल, ये चीज़ तभी तभी काम करेगी जब आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आपका तभी काम करेगा जब कोई एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क ही इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट मिल जाए तो आप उसको सिंपली प्लग एंड प्ले करके एग्जीक्यूट कर लो। अगर कोई एक्सप्लॉइट नहीं मिलता है, ठीक है, तो या तो आप हाथ धो दोगे कि भाई ठीक है अब कुछ फ़ायदा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपको अपना कोई कस्टम एक्सप्लॉइट बिल्ड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो भाई ये जो एक्सप्लॉइट यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हो, ये भी तो किसी ने बनाए होंगे, और जब किसी ने बनाए होंगे, किसी ने पहली बार बनाए होंगे ना, जैसे हमने फायरफॉक्स पे देखा था, यहाँ पे देखा था ना, हमने डेट देखी थी इसकी, ये वल्नरेबिलिटी आई 2007 में और इसका एक्सप्लॉइट बना 2018 में। ठीक है ना। तो मतलब 11 साल लग गए बंदे को। और नहीं मतलब 11 साल नहीं लगे होंगे, लेकिन उसने काम थोड़ा लेट शुरू किया होगा। बट पॉइंट ये है कि जब भी वल्नरेबिलिटी आती है तो जरूरी नहीं है कि उस वल्नरेबिलिटी के आते ही उसका एक वर्किंग एक्सप्लॉइट भी आ जाएगा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट कोई आसान चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इट्स नॉट इजी पीसी स्टफ के बस आपने बैठा और कोई आपको एक वल्नरेबिलिटी मिली और आपने एक एक्सप्लॉइट लिख दिया। आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक्सप्लॉइटेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए कि सॉकेट्स वगैरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं सॉकेट ओपन कैसे कराऊंगा, मैं कनेक्ट कैसे करवाऊंगा। और यही नहीं, आपको मतलब काफ़ी वैरायटी स्किल सेट चाहिए रहता है आपको एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में ना। सो ये भी एक फर्दर फील्ड है। ठीक है, जिसमें आप लेटर ऑन जा सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। बट ये है कि डेफिनेटली इसके अंदर प्रोग्रामिंग स्किल सेट चाहिए होता है अपने एक्सप्लॉइट बनाने के लिए। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो अपना कोड नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना। ये रहता है कि ऐसा नहीं है 2007 से लेकर 2018 तक ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट नहीं होती होगी, एक्सप्लॉइट होती होगी, लेकिन क्या करते होंगे लोग बाग, कोई गिटहब विटहब से कुछ स्क्रिप्ट डाउनलोड करते होंगे। ठीक है, या फिर मैनुअली कुछ करते होंगे, या फिर कुछ कोड वोड उनको स्निपेट्स के फॉर्म में मिल जाता होगा, कभी कुछ कहीं पे मिल गया, कभी कुछ कहीं पे मिल गया, उन्होंने सबको कंबाइन किया, कुछ बनाने की, कुछ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। ठीक है, सबसे नहीं हो पाता होगा, कुछ लोगों से हो पाता होगा। लेकिन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ने क्या किया, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ने इसी काम को आसान कर रखा है। बस बस ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको ईज आउट करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ और एसएमबी के एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, बहुत ही फेमस वल्नरेबिलिटी है विच इज़ कॉल्ड एटर्नल एटर्नल ब्लू। ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, अब आपका इस पॉइंट पे होमवर्क क्या है, क्या करना है आपको, एक विंडोज 7 की मशीन डाउनलोड करनी है।
ठीक है। विंडोज 7 अपनी लैब में कॉन्फ़िगर करना है। एटर्नल ब्लू मैंने आपको एक्सप्लॉइट बता दिया, विंडोज 7 इज़ वल्नरेबल टू एटर्नल ब्लू। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लॉइट का नाम दे दिया है, मैंने आपको टारगेट दे दिया है। काली मशीन आपके पास है, काली लिनक्स। आपको सिंपली मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क खोलने के बाद, पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, क्लोज दिस थिंग, अबाउट सेशन, यस। ओके, सो यहाँ पे आपको बस जो है एटर्नल ब्लू का एक्सप्लॉइट सर्च करके यहाँ पे लोड करना है, कॉन्फ़िगर करना है एंड एग्जीक्यूट करना है, और देखना है कि आपके एनवायरनमेंट में जो विंडोज 7 की मशीन है आपको उसका शेल मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इटर्नल ब्लू के बारे में। एनएसए को जानते हो? एनएसए नाम तो सुना होगा एनएसए का। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की, यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। सो एनएसए ने ये एक्सप्लॉइट बनाया था, ठीक है, इटर्नल ब्लू नाम से। जितने भी एसएमबी के वर्जन्स हैं हमारे पास, विंडोज 7 हो गई, विंडोज 8 हो गई, ठीक है ना, तो विंडोज मशीन के अंदर एसएमबी विंडोज की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। हर एक विंडोज मशीन के अंदर ये प्रोटोकॉल, ये पोर्ट हमेशा मिलेंगे, शायद मैंने बताया होगा पहले भी आपको, ये पोर्ट्स हमेशा मिलेंगे, हमेशा ओपन मिलेंगे आपको ये पोर्ट्स, ठीक है। लिनक्स में नहीं मिलता ये सब। तो विंडोज की मशीन के अंदर इसी पोर्ट के एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट ये एक्सप्लॉइट निकाला था इन्होंने, एटर्नल ब्लू। ये आपका बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्लॉइट था जैसा भी आपने देखा है। आरसी वल्नरेबिलिटी थी, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, एंड आप उसको सिंपली प्लग एंड प्ले करोगे तो आपको सीधा रिमोट शेल मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक्सप्लॉइट इतना ज़्यादा फेमस इसलिए भी हुआ था क्योंकि इस एक्सप्लॉइट को यूज़ करके एक रैंसमवेयर था वॉनाक्राई नाम से, उस रैंसमवेयर को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया था, ठीक है। तो इटर्नल ब्लू के बारे में थोड़ा पढ़ना, ठीक है। सिमिलरली मैं ऐसे क्या है ना, विद पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट्स हट जाएंगे आपको। जैसे इटर्नल ब्लू का जो टेक्निकल नाम है, वल्नरेबिलिटी का नाम है, वो है MS17010। MS17010 एक्चुअल में ये उसकी वल्नरेबिलिटी का नंबर है, ठीक है, इटर्नल ब्लू का। ऐसी एक वल्नरेबिलिटी है नेट एपीआई की, MS08-067, दैट इज MS नेट एपीआई वल्नरेबिलिटी। ये आपका एक्सप्लॉइट चलता है विंडोज एक्सपी में, ठीक है। विंडोज एक्सपी मतलब अगर आपको कहीं भी आपके नेटवर्क के अंदर ये पुरानी विंडोज के वर्जन मिल जाते हैं तो आप ये समझ लो कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करो एंड आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में एक्सप्लॉइट लोड करके रन कर दो, अनरन हो जाएगा। अब मानो आपको सिक्योरिटी नंबर पता है तो आप सर्च कैसे कर सकते हो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में। लेट मी जस्ट गो बैक, just clear my screen here, yeah, search MS08-067। सो आप डायरेक्टली नंबर से भी डायरेक्टली ऐसे एक्सपर्ट्स को सर्च कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट वल्नरेबिलिटी नंबर्स पता हो तो, ठीक है ना। तो नेट एपीआई का एक्सप्लॉइट था, खैर एनीवेज जस्ट क्लियर द स्क्रीन। या गोइंग बैक हियर, तो जो चीज़ मैंने बताई है कर लोगे। विंडोज 7 का एक्सप्लॉइट करके देखोगे घर पे। पढ़िए किसके पास विंडोज 7? ठीक है सर। ठीक है ना, करके देखना एक बारी। अगर नहीं होता है तो सबसे पहले मेटास्प्लॉइटेबल तो करके देखना। एक्चुअल में जो मशीन बनाई है मेटास्प्लॉइटेबल जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है, ये भी रैपिड 7 वालों ने ही बना रखी है एक्चुअली। ये क्यों बना रखी है, इसका नाम तुम्हें सेम सेम सा नहीं लग रहा? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से नाम से जैसे बनी हो मशीन मेटास्प्लॉइटेबल।
तो ये मशीन एक्चुअली मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की प्रैक्टिस करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और इसमें जितने भी आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये स्कैन किया था मैंने, एक चीज़ दिखाई है मैंने आपको यहाँ पे, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है भाई यहाँ पे। इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई एक्सप्लॉइट मिलेगा आपको। ये सारे के सारे रास्ते हैं, अलग 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 रास्ते हैं ये शेल एक्सेस गेन करने के, ठीक है। तो इन सभी के एक्सप्लॉइट सर्च करना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में, उनको लोड करना, कॉन्फ़िगर करना एंड देन रन करना, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन बनाई गई थी। वो करके देखना आप, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताई है, एटर्नल ब्लू का मैंने आपको होमवर्क दिया है। सबसे पहले जो क्लास में कराया वो तो करना है, फिर आगे चलना। चलो हेलो हाँ जी। सर, जैसे उन वो पोर्ट हैं सबके सबके बारे में देखना हो कि कैसे कैसे होता है, जैसे आपने कमांड लगाई थी हम्म, एफटीपी की, तो सर हम्म। उसके लिए कोई साइट पता है आपको? साइट मेरे को बहुत सारी पता है, एक नहीं पता है, सर ठीक एक है। बता दो सही सी। सही से बता दूं? जी सवाल एक बार दोबारा से रिपीट करोगे? एक्चुअल में क्या जानना क्या चाहते हो एग्जैक्टली? सर, जैसे ये पोर्ट है एफटीपी, हाँ, एसएसएच, टेलनेट, तो हाँ, जब इनको हैक करने की कोशिश करता है ना, तो समझ कमांड गया, अलग अलग समझ गया, समझ लगती गया, है। समझ गया मैं। तो आप बात कर रहे हो कि स्कैन आपने कर लिया, जी अब आप इनको फर्दर एनुमरेट करना चाहते हो, जी सर। ठीक है। तो गाइस देखो, अभी आपने जो एनुमरेशन पढ़ा है ना एक मॉड्यूल में, दैट इज लाइक नथिंग, ओके, कुछ भी नहीं है वो। एनुमरेशन इतना वास्ट टॉपिक है कि मैं एक महीने तक एनुमरेशन पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इतना वास्ट है एनुमरेशन टॉपिक। सो मैं आपको ऐसा करता हूँ, डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि मैं एक महीने बैठ करके एनुमरेशन तो नहीं पढ़ाऊंगा। और आपने एनुमरेशन के कोर्स में एनरोल नहीं किया है, आपने एनरोल किया है हैकिंग के कोर्स में, सीएच के कोर्स में, ठीक है। इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, आपका इंट्रोडक्शन मेरे साथ नहीं हुआ था, वरना मैं इंट्रोडक्शन वाले सेशन में आपको बताता हूँ कि जो भी हम चीज़ें सीएच के अंदर करते हैं, हम बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट करते हैं, हर चीज़ का वैरायटी हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम ये भी देख लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, बहुत सारी चीज़ें कर लें, लेकिन हम किसी भी चीज़ को डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एनुमरेशन की अगर मैं बात करूँ तो है जीरो डे सिक्योरिटी एनुमरेशन गाइड। ये देखोगे, ये गाइड है एनुमरेशन की, बहुत एक्सटेंसिव गाइड है ये, ठीक है, बहुत बड़ी गाइड है। ये देखो, ये अलग अलग पोर्ट्स की, सारे के सारे पोर्ट्स के, जितने भी वेल नोन पोर्ट्स हैं सबकी एनुमरेशन गाइड है ये पूरी की पूरी, किस पोर्ट को कैसे एनुमरेट करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल दूं, एफटीपी दिख रहा है, एफटीपी हमने किया था, देखो, ये देखो कह रहा एफटीपी फिंगरप्रिंट सर्वर टेलनेट करो, पहले बैनर ग्रैब करो, ठीक है। रन कमांड एफटीपी आईपी एड्रेस, ये कमांड बदल गया आपको, ftp@example.com। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप इसको ब्राउजर में भी एक्सेस कर सकते हो, आपको पता है? एफटीपी पोर्ट को आप ब्राउजर में भी एक्सेस कर सकते हो, पता था आपको ये पहले? नहीं नहीं पता था? पता था सर, नहीं पता था बताऊं, सर। करके दिखाऊं? देखो, लेट्स ओपन न्यू टैब है। तो एक तो तरीका है हमारे पास, स्टैंडर्ड हम कैसे कनेक्ट करते थे, हम करते हैं http:// ये मैं आपको यूआरएल का फॉर्मेट बता रहा हूँ एक तरीके से। यूआरएल का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले प्रोटोकॉल आती है, प्रोटोकॉल है http, फिर आता है आपका टारगेट आईपी एड्रेस। सो टारगेट आईपी एड्रेस क्या है? 151। जब मैं ऐसे करता हूँ तो ये http प्रोटोकॉल से कनेक्शन बनाता है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, प्रोटोकॉल कौन सी यूज करनी है? एफटीपी, ftp:// एंटर, ओके, लेट्स वेट। एंड यहाँ पे मुझसे ये, आपको देखा होगा जब मैं टर्मिनल से भी कनेक्ट कर रहा था एफटीपी पे, तो वो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा था, एंड सेम चीज़ यहाँ पे मांग रहा है। ब्राउजर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एफटीपी पे, यूजर नेम msf admin, msf admin, just press msf admin, msf admin,
प्रेस एंटर एंड यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र के थ्रू FTP के शेयर्स एक्सेस कर सकते हो। याद है वल्नरेबल एक डायरेक्टरी मिली थी हमको FTP पे लॉगिन करने के बाद, दिख रहा है यहाँ पे एक फोल्डर। जी सर, दिख गया। सिंपली अब जो भी मैंने वहाँ पे किया था मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ऐसे फोल्डर्स आए थे, टिक्की विकी में गया था, कोई भी जिप फाइल मिली थी, जिप फाइल डाउनलोड करी थी, सेम चीज़ यहाँ पे से भी कर सकता हूँ। ये भी क्या है, ये भी एनुमरेशन का तरीका है, ठीक है। तो एक और चीज़ ऐड ऑन होगी, खैर ठीक है। इसको बैक, सो ये 0 डे की एनुमरेशन की गाइड है। लेट मी गिव दिस गाइड टू यू। चैट में सेंड करिए मैंने। अच्छा, एब्सेंट कौन कौन है? आकाश, अमित, करण, वैभव, एक अजय, अजय नहीं आया और एक कार नहीं आया। तीर्थंकन पता नहीं क्या नाम उसका। ठीक है, तो आकाश, आकाश तुमने मांगा था ना वो एनुमरेशन का, कुछ बता दो। जी सर। तुम्हारा क्वेरी सॉल्व हो गई? जी हो गई सर। बहुत चीज़ें यार, अभी तुम एनुमरेशन की गाइड पढ़ने लग जाओगे तो इसी में खो जाओगे, फिर डूब जाओगे इसके अंदर। सर जो मेन मेन होता है वो देख लेना, मतलब मेन मेन ही है ये सारा सारा मेन मेन ही है, ठीक है। ये जितना दिखा रखा है इस गाइड के अंदर वो मेन मेन ही है। खैर तो अच्छा, इसको बंद करते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। ये जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं ये जो डेवलपर्स होते हैं ओपन रखते हैं, लाइक आप सोर्स कोड देख सकते हो या नहीं होता? बिल्कुल देख सकते हो, आपकी मशीन में पड़े हुए हैं ये। दिखाऊं? हाँ सर, एक का दिखा देना कैसे देखते हैं। देखो, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के एक्सप्लॉइट्स आपको मिलेंगे रूबी में, ठीक है। रूबी इज द लैंग्वेज जिसमें ये एक्सप्लॉइट्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जब यूज़ किया था, जब मैंने यूज़ कमांड टाइप करी थी, ये देखो, ये यूज़ कमांड टाइप करी थी मैंने, तो एक्चुअली ये एक्सप्लॉइट का पाथ था, ठीक है। अब ये एक्सप्लॉइट का पाथ कहाँ मिलेगा मेरे को? मैं नई टैब खोलता हूँ, मैं चलो लेके चलता हूँ आपको। ये हमारे डेस्कटॉप का ही पाथ था ना सर? नो, स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है इसकी। यहाँ पे मैं करूँगा ls तो मेरे को मॉड्यूल्स नाम से एक डायरेक्टरी मिलेगी, तो cd मॉड्यूल्स चले गए। मॉड्यूल्स में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, हमें जाना है। और अब हमारा पाथ का काम आ जाता है। हमने क्या यूज़ किया था? एक्सप्लॉइट यूज़ किया था। एक्सप्लॉइट के अंदर जाना है, मल्टी के अंदर जाना है, सांबा के अंदर जाना है, एंड वहाँ पे मिलेगी मेरे को एक ये स्क्रिप्ट, यूज़र मैप स्क्रिप्ट। चलते हैं जरा, cd एक्सप्लॉइट लेस, इसके अंदर सांबा के अंदर जाना है मेरे को, नहीं एक्सप्लॉइट मल्टी, cd मल्टी, cd ls करूँ इसके अंदर बस, cd सांबा ls। यहाँ पे स्क्रिप्ट है मेरे पास, यूज़र मैप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट रूबी आरबी। आरबी का मतलब है रूबी की फाइल है। कैट यूज़र मैप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट आरबी, कर लो रीड, देख लो पूरा कोड, पढ़ लो, देख लो क्या कर रहा है ये। ठीक है सर। और ये तो केवल एक एक्सप्लॉइट ऐसा दिखाया, ये डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी डालोगे बहुत एक्सप्लॉइट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे पड़े हुए। सर ये रूबी फाइल क्या, मुझे पता नहीं है सर इसका। रूबी लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, ऐसे पर्ल होती है, पर्ल एक लैंग्वेज होती है। पर्ल के आपको इसके अंदर एक्सप्लॉइट्स मिलेंगे, रूबी के आपको एक्सप्लॉइट्स मिलेंगे। तो डेवलपर के ऊपर है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन अगर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक्सप्लॉइट है
तो वो रूबी में ही मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आपका रूबी लैंग्वेज वही सपोर्ट करता है एंड रूबी में ही लिखा गया है। ठीक है सर। सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क रूबी में लिखा गया है। रूबी क्या है, रूबी एक लैंग्वेज है, दैट्स ऑल। जैसे पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट पी वाई, सी प्रोग्राम की फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट सी, ऐसी रूबी की एक्सटेंशन होती है डॉट आर बी। सिंपल। ओके, चलो जस्ट क्लियर दिस थिंग। अच्छा सर, ये जो जब आपने मेटास्प्लॉइट स्टार्ट किया था तो 1800 कुछ एक्सप्लॉइट्स आ रहे थे, राइट? हाँ तो अगर मुझे उस डेटाबेस सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज करना है कि अगर कोई न्यू एक्सप्लॉइट्स आए हैं तो उन्हें मेरे एमएसएफ में डाल दो, सो हाँ, उसका कोई एपीटी गेट इंस्टॉल करके नहीं कोई नहीं 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 नहीं, उसके लिए है, देखो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जब मैंने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क रन किया था ना, उससे पहले मैंने कमांड टाइप करी थी MSF DB start, डू यू रिमेम्बर, यस सर, डिड यू ऑब्जर्व इट? यस तो सर। डेटाबेस ऑलरेडी स्टार्टेड, तब ऐसा नहीं लिखा आया था, तब आ रहा था स्टार्टिंग डेटाबेस, तब ये लिखा आया था, अभी ये लिखा आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक डेटाबेस भी होता है जो लोकली आपके पास होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर सारे सारे एक्सप्लॉइट्स वगैरह, ये सब शेल कोड्स वगैरह लोडेड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को मैं डेटाबेस के ऑन करे बिना नहीं चला सकता, चला सकता हूँ, बट क्या है, अगर डेटाबेस सपोर्ट ऑन नहीं करता ना तो थोड़ा स्लो चलता है मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, बस इतना है। अभी क्या है, जैसे मैंने MSF DB स्टार्ट किया, ऐसे ही मैं MSF DB अपडेट कर सकता हूँ। ओके, अच्छा सॉरी, इसमें क्या करना होता है आपको, MSF DB init या री इनिशियलाइज, already configured skipping initialization, MSF DB stop, MSF DB init। सो init की जो कमांड रहती है वो होती है डेटाबेस इनिशियलाइज करने की, ठीक है। इसके अंदर ये रहेगा कि कोई भी अगर एक्सप्लॉइट वगैरह नया ऐड ऑन हुआ है तो डायरेक्टली, जैसे कोई एक्सप्लॉइट ऐड होता है तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क अपने आप ही उसको शो नहीं करने लग जाता। ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको मैनुअली अपना कोई एक्सप्लॉइट ऐड ऑन करना पड़े, ठीक है। आपको कोई एक्सप्लॉइट मिल जाए ऑनलाइन, कि जैसे अभी मेरे को रैपिड 7 पे मिल गया था यूज़र मैप स्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है। अभी मेरे को सेम चीज़ मिल जाती ऑनलाइन, लेकिन मैं जब उसको सर्च करता मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में तो वहाँ पे होती नहीं। तो मैं क्या करता, तो मैं ऑनलाइन एक्सप्लॉइट डेटाबेस से या कहीं से भी उस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करता और मैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की डायरेक्टरी में यहाँ पे जा करके पेस्ट करता। एक तरीका बता रहा हूँ, ये भी चीज़ें आप करोगे लेटर ऑन, अगर आप इस चीज़ सब चीज़ों में और आगे डाइव करोगे तो कई बार ऐसा होगा आपको एक्सप्लॉइट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिल गया, फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, आपने मैनुअली डाउनलोड किया, उसको कॉपी किया, इसकी डायरेक्टरी में जाके पेस्ट किया, तो राइट अवे आपको एक्सप्लॉइट यूज़ करने को नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ये MSF DB को स्टॉप करना पड़ेगा और उसको री इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस कमांड का MSF DB init। तो जब आप ये करते हो तो आपका डेटाबेस री इनिशियलाइज हो जाता है और ऐसे कोई भी नए एक्सप्लॉइट्स जो डेटाबेस के अंदर ऐड ऑन हुए हैं वो भी अब आपके फ्रेमवर्क के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं, जो अर्लियर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। मतलब बात आ रही है समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। तो ये है कमांड आपकी। बाकी तो बाकी अगर आपको इसकी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ और प्रैक्टिस वगैरह करनी हो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की, तो वेबसाइट है एक, यूट्यूब पे नहीं है क्या सर? यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी है। मैं तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने का बता रहा था, पढ़ने का मटेरियल पूछ रहा हूँ ना, यूट्यूब पे तो पढ़ने का वीडियोस वगैरह मिलेगा ना।
सो tryhackme.com पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर लेना, फ्री है, मतलब कुछ इसमें लेटर ऑन कुछ पेड भी है। एक्टिविटीज, यहाँ पे एक टास्क रहता है स्पेसिफिकली, ये रहा, मेटास्प्लॉइट के नाम से, सेलेक्ट किया इसको। ओके, सो यहाँ पे जो है ये टास्क मिल जाते हैं आपको कि भाई ये करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब लॉग इन कर लोगे आप पहले, तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, आंसर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो जो भी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की कमांड्स वगैरह हैं उससे थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाएगी, ठीक है। लाइन से क्वेश्चन है बहुत सारे। ओके सर। अब इसके जवाब आके मुझसे मत पूछने लग जाना कल से, अरे कर रहे थे इसका सवाल का जवाब बता दो, खुद से ढूंढना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। ठीक है सर। वैसे तो देखो ये सही टाइम नहीं है क्वेश्चंस करने का, ठीक है। सही टाइम तब होता है जब आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर ली है खुद से, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो खूब सारी खुद से, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस के आंसर करने लगना। जैसे एक कमांड है यहाँ पे देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड टू इनिशियलाइज द डेटाबेस, लेट्स डू दैट नाउ विद द कमांड msfdb। तो थोड़ा सा सिखाता भी है आपको यहाँ पे, ठीक है। msfdb इनिट बता दिया, msf console -h हेल्प मेन्यू खोलने के लिए, तो ये मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, -h से हेल्प मेन्यू खुलता है किसी भी कमांड का, या फिर -हेल्प से खुलता है, या फिर मैन पेज देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, देखो जैसा ठीक लगे देख लेना। Okay, let me close this, close this. एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे लेट से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपाचे टॉमकैट की। टॉमकैट भी देख सकते हैं, या पोस्टग्रेसक्यूएल भी ऐसे सर्च कर सकते हो आप। लेट मी से टॉमकैट, अपाचे टॉमकैट। तो अगर मैं टॉमकैट की बात कर रहा हूँ तो आई कैन सिंपली सर्च फॉर इट, SEARCH सर्च टॉमकैट, ओके। या अपाचे टॉमकैट से रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी अगर हो, कोई एक्सप्लॉइट हो, तो मेरे को यहाँ पे दिखा दिया जाए भैया। अच्छी Tomcat Coyote JSP engine 1.1. I can give the whole thing here as well. तो यहाँ पे Tomcat जब मैंने टाइप किया था तो बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो यार एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर ही अब आपका काम होता है कि सबसे पहले इनको समझना कि मेरे केस के अंदर कौन सा एक्सप्लॉइट काम करेगा, ठीक है। वर्जन्स वगैरह मैच करना, एंड हमेशा जैसे मैंने आपको अभी SMB के लिए दिखाया, मैंने सीधा एक एक्सप्लॉइट सर्च किया, स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट मिला, लोड किया और मार दिया, चल भी गया सीधा, ठीक है। चीज़ें इतनी आसानी से काम नहीं करेंगी, ठीक है। आपको मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स ट्राई करने पड़ेंगे, अलग अलग यूज़ करने पड़ेंगे, फिर उनको कन्फिगर करना पड़ेगा एंड उनको रन करके देखना पड़ेगा कि ये मेरे केस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो जी, तो हम कर देते हैं। सर ये जो रैंक है, ये नॉर्मल एक्सीलेंट मतलब यही है कि ये कभी कभी चलेगा और ये हमेशा चलेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा है कि हाँ वही है कि क्रेडिबिलिटी कैसी है। देखो ये जो एक्सप्लॉइट्स वगैरह रहते हैं ना यार, इट्स लाइक कि मतलब बहुत डाइसी से रहते हैं, ठीक है ना। कोई ओके। आपको गारंटी नहीं है
कि चलेगा ही चलेगा, कभी काम करेंगे। एक्यूरेसी पे भी इनकी रैंकिंग डिसाइड होती है कि कितना एक्यूरेटली आपको आउटपुट दे रहे हैं, कितना प्रिसाइजली चल रहे हैं, कितना एफिशिएंटली चल रहे हैं, ये है। ओके। सो इसी के साथ हमारा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के साथ जितना भी इंटरेक्शन था वो ख़त्म हो जाता है। अभी आपने देखा होगा स्कैनिंग, एनुमरेशन और सिस्टम हैकिंग, ठीक है, तीनों एक तरीके से किस तरीके से कनेक्टेड थे। ठीक है, मैंने एक ही मशीन उठाई और उस पर पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको दिखाया सब कुछ। अब स्कैनिंग, एनुमरेशन, सिस्टम हैकिंग 3 दिन है, 2 दिन है आपके पास, सैटरडे संडे। कोई डाउट हो करके देखना, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। पहले तो मुझे ये बताओ कि अब तक जितना कराया है सब समझ में आया है, क्लियर है? कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हो, समझ में ना आया? आज वाला तो है सर, और प्रैक्टिस करेंगे। कल वाले में थोड़ा डाउट है, वो प्रैक्टिस करूंगा फिर पूछूंगा सर। ठीक है, सर मैंने चलो किया था तो हो गया था। हो गया था। जी चलो सर। बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सिस्टम हैकिंग में। ओएस लॉगिन बाईपास दिखाता हूँ मैं आपको। और कुछ चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे ओएस लॉगिन बाईपास हम अपनी काली मशीन का ही। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्या करना है। लेट्स से आपको काली के अंदर लॉगिन करना है, यू डू नॉट नो द क्रेडेंशियल्स। ओके, तो लेट्स पावर ऑन दिस मशीन। एंड जैसे ही बूट स्क्रीन आएगी मेरे पास यहाँ पे, जैसे ही ग्रब बूट लोडर की यहाँ पे स्क्रीन आती है, तो जनरली आप लोग कुछ नहीं करते हो यहाँ पे। ठीक है, यू जस्ट लीव, यू जस्ट डू नथिंग एंड ऑटोमेटिकली सिस्टम बूट हो जाता है। जैसे ही स्क्रीन आती है मेरे को तुरंत जो है एरो की से या क्लिक करके इसका कंट्रोल लेना है। एंड यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना है एडवांस ऑप्शंस। ओके, एडवांस ऑप्शंस फॉर काली लिनक्स। सिंपली प्रेस सर एडवांस सेलेक्ट। ये ओएस वाला, ये हैक वाला सर दूसरी विंडो पे नहीं कर सकते? कोई नॉर्मल विंडो को, काली को छोड़। विंडो मतलब? ये जो आप इस पे कर रहे हैं ना सर, काली ओएस पे, हाँ सर हाँ, कोई आपने दूसरी ओएस इंस्टॉल दूसरे कर। ओएस पे। हाँ, दूसरी ओएस पे कर दो ना सर। ओके, काली पे क्यों ना करूँ? क्योंकि सर सिस्टम हैक करेंगे तो ना नॉर्मल यही होगा ना सर, विंडो। काली को तो हम करेंगे नहीं। विंडोज पे भी करूंगा, विंडोज पे भी करूंगा। काली पे दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि विंडोज पे नहीं दिखाऊंगा, विंडोज पे ठीक भी है सर। दिखाऊंगा। और काली पे भी पता होना चाहिए ना, तुम खुद ही अगर कभी अपने मशीन का पासवर्ड भूल गए तो क्या करोगे? हैं? मशीन को डिलीट करके दोबारा से डालोगे? ठीक है सर। सारी मेहनत चली जाएगी जो भी तुमने उसके अंदर सेव कर रखा होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना है एडवांस ऑप्शन। इजी सा है एकदम, ऐसा कुछ वो नहीं है, इजी सा है, देख लो थोड़ा। एडवांस ऑप्शन में मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। ठीक है, अच्छा हाँ गाइज, मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन नहीं कर सकता हूँ, तो चलो स्ट्रेच करवा देता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा। राइट, सो जब मैंने एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, इन 2 ऑप्शन में से मेरे को रिकवरी मोड को सिलेक्ट करना है एंड देन एंटर प्रेस नहीं करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पे कि हमें एंटर नहीं प्रेस करना, इंस्टेड मुझे प्रेस करना है ई। ओके,
ई प्रेस किया है मैंने एंटर प्रेस नहीं किया। अगर मैं एंटर प्रेस करता तो मेरा सिस्टम बूट हो जाता। ठीक है, मेरे को सिस्टम को बूट नहीं करना था। अब मैंने ई प्रेस किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बूट की कॉन्फ़िगरेशन में आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे सर्च करना है, ऐसे यहाँ पे आपका कर्सर नहीं चलेगा, आपको जो भी करना है एरो कीज के साथ ही नेविगेट करना है। ठीक है ना, तो एरो कीज के साथ नेविगेट करते करते मेरे को यहाँ पे सर्च करना है वो लाइन जो लिनक्स वर्ड के साथ स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, लाइन स्टार्टिंग विद द लिनक्स कीवर्ड मिल गई जी यहाँ पे। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे कर्सर मेरा, दिख गया सबको लिनक्स? हाँ सर। जी सर। ठीक है, इस लिनक्स लाइन के अंदर मुझे सर्च करना है वर्ड आर ओ। ओके, और आर ओ को सर्च करने के बाद मुझे उसको रिप्लेस कर देना है आर डब्ल्यू के साथ। ये रहा आर ओ, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया आर डब्ल्यू के साथ। ओके, आर डब्ल्यू के साथ रिप्लेस करने के बाद इस लाइन के एंड में जाना है एंड लिखना है init is equals to slash bin slash bash। ओके ओके, सो इस लाइन के एंड में आके मैंने कीवर्ड भी ऐड कर दिया है init is equals to slash bin slash bash। ओके, इस लाइन को मैं जहाँ से लेके आया था वहीं रख दिया है। अब क्या करना है, अब मुझे इस सिस्टम को बूट करना है। कैसे करना है, F10 की के साथ। ठीक है, मैं F10 की प्रेस करने जा रहा हूँ। वेयर इज इट, हियर इट इज। F10 की मैंने प्रेस कर दी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सिस्टम है बूट हो गया है। ठीक है, एंड जैसे रेगुलरली मेरा GUI आता था, GUI में बूट नहीं हुआ है। इंस्टेड मुझे एक टर्मिनल मिल गया है यहाँ पे, देख सकते हो। लेट मी सी हु एम आई एम रूट। ठीक है, आई एम रूट यूजर है। ठीक है जी, तो उसका पासवर्ड अपडेट करें जरा। पास WD रूट, कमांड क्या रहेगी हमारी, पास WD रूट, प्रेस एंटर, न्यू पासवर्ड, लेट मी टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, password updated successfully, cool, simply reboot this system using this command called reboot space hyphen f। अभी जो मैं कमांड डाल रहा हूँ यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं है ना, इसमें क्लियर है सब कुछ? कुछ ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा? हाँ सर। रीबूट कर दिया मैंने सिस्टम को अपने। ठीक है, नॉर्मली इसको लोड होने दो, स्क्रीन स्ट्रेच हटा देता हूँ और मैंने पासवर्ड डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सी मैं अपने पुराने पासवर्ड से लॉगिन कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, और मैंने अपने नए पासवर्ड से लॉगिन कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। ओके, यूजर नेम इज रूट and password initially it was 2, plus 2, login नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, show text। okay, click on sign in and now just wait, watch। एंड यहाँ मैंने जो है अपनी काली सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली एंट्री गेन कर ली है।
ठीक है जी। तो ये तो हमारा प्रोसेस था हमारा लिनक्स का। सर हम्म। जो आपने आर ओ की जगह आर डब्ल्यू करा था वो बताओगे सर, वो क्या मतलब, डब्ल्यू का क्या मतलब? राइट करने की मैंने वहाँ पे परमिशन दी थी कि भाई मेरे को राइट भी करना है। एंड मैंने वहाँ पे क्या, मैंने बेसिकली अपने बूट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी है। ठीक है। और बूट की जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी है, बूट की कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या डाला है, मैंने ये डाला है कि जब बूट होए सिस्टम तो मुझे जीयूआई में मत बूट करना, मेरे को सीएलआई में बूट करना, मेरे को सीएलआई दे देना। ठीक है। जो मैंने वो क्या था, इनिट स्लैश बिन स्लैश बैश। ठीक है। एंड आर डब्ल्यू जो मैंने किया है वो मैंने रीड राइट की परमिशन दी है वहाँ पे। सिंपल, ज़्यादा कुछ ठीक हाईफाई है, नहीं था। ठीक है सर। ओके। चलो जी। अब मेरे पास यहाँ पे एक वीएम है विंडोज़ 10 की। ठीक है। सर उसका एक ही तरीका है बस? तरीके बहुत हैं यार। सर दो बता तरीके, देते। दूसरा तुम्हें पता है ऑलरेडी, दूसरा मैं नहीं बता रहा, दो बता देते। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखना, उसी के दो चार तरीके बताता हूँ मैं। हम्म? ठीक है सर, दूसरा बता दो। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तुम्हें एक उससे दिखाया होगा ना, ओपीएच क्रैक से मैं तुम्हें दिखाया होगा सिस्टम हैकिंग में। नहीं वो सर। सर विंडो का बताया था। विंडोज का और सर, बताया था। और पेन ड्राइव बूट 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 ड्राइव से बताया था बस। जी हाँ, सर। वो वही दूसरा तरीका वही है, आपको एक बूटेबल मीडिया चाहिए होता है। ठीक है ना, आप विंडोज़ को जो है उसके बूट प्रायोरिटी चेंज करके उस पर काली बूट करवा देते हो, लाइव लाइव सिस्टम बूट करवा देते हो उस पर। लाइव काली बूट करवाई होगी ना, ऐसे कुछ हाँ, बताया होगा। बूट ड्राइव से करवा। कोई नहीं, चलो अभी ये देखो, विंडोज़ 10 है मेरे पास यहाँ पे, इसको पावर ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। इसका पासवर्ड भूल गया हूँ मैं। तो क्या है, जैसे ये विंडोज़ बूट होने लग जाए, आप पास जैसे ही आइकन आ जाए बूट का, यहाँ लोडिंग का सिंबल आ जाए, क्या करना है, इसको शट डाउन कर देना है। ठीक है जी। वापस से बूट करते हैं। वापस से विंडोज़ बूट हो रही है एंड मैं इसको वापस से शट डाउन कर दे रहा हूँ। ओके। मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम को एब्रप्टली पावर ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। अपने सिस्टम को एब्रप्टली पावर ऑफ करना चाहता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा सिस्टम जो है रिकवरी मोड में स्विच ऑन हो पाए। तो मुझे कोई स्टेप जब तक करना है जब तक बूट स्क्रीन पे लिखा नहीं आता कि भाई रिकवरी मोड पे स्विच ऑन हो रहा है। फिर से मैं स्विच ऑन किया, अब देखते हैं जरा। एंड यहाँ पे आ गया प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। ओके। सो अब मेरे को पावर ऑफ नहीं करना है, लेट इट बूट। तो विंडोज बूट हो रही है हमारी रिकवरी मोड में रिपेयर के लिए। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है मुझे एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मुझे सेलेक्ट करना है ट्रबल शूट। अगेन एडवांस ऑप्शंस। एंड अब मुझे जाना है सिस्टम इमेज रिकवरी वाले ऑप्शन में।
ठीक है। सिस्टम इमेज रिकवरी, विंडोज कैनॉट फाइंड अ सिस्टम, एनीवेज कैंसिल, सेलेक्ट सिस्टम इमेज, क्लिक ऑन नेक्स्ट। चलो आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। लेट्स ओपन पेंट। सी विंडोज सिस्टम 32, ये स्टैंडर्ड पाथ होता है हमारा विंडोज़ की मशीन के अंदर, जहाँ पे काफ़ी सारी काम की फाइल्स होती हैं, काफ़ी सारी काम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। इनमें से कुछ ऐसी फाइल जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है सबसे पहली फाइल cmd.exe। किस चीज़ की फाइल है ये कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है। ओके, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, सिस्टम जाता है इस फाइल पाथ पे जा करके, विंडोज सिस्टम 32 में जा करके cmd.exe को सर्च करता है एंड उसको एग्जीक्यूट करता है। उसको एग्जीक्यूट करता है तो आपके सामने एक काले रंग की स्क्रीन आ जाती है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं। सिमिलरली एक फाइल होती है utilman.exe, जो कि आपका होता है यूटिलिटी मैनेजर, और ईज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन रहता है आपके पास जब आप स्क्रीन विंडोज़ को बूट कर रहे हो तो उस टाइम पे। फिर हमारे पास होता है set.hc.exe, और एक फाइल है osk.exe। ओके, ये स्टिकी कीज होती है set.hc.exe, ये आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की एग्जीक्यूटेबल होती है। ठीक है, ये कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब बता दी, अब पता चल गई है, अगर नहीं पता दी तो। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती कहाँ पे है, इसी विंडो सिस्टम 32 के अंदर होती है। ठीक है, क्या करूँगा मैं, ये कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिन फाइल्स को मैं लॉगिन स्क्रीन पे एक्सेस कर सकता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को छोड़ करके। लॉगिन करने से पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं एक्सेस कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि ये यूटिलिटी मैनेजर या स्टिकी कीज पता है आपको। कई बार आपने देखा होगा, आपने शिफ्ट की अगर 5 बार दबा देते हो तो एक पॉपअप आ जाता है, स्टिकी कीज का पॉपअप जो होता है कि यू हैव प्रेस स्टिकी कीज 5 टाइम या शिफ्ट की 5 टाइम। सबके साथ हुआ होगा ऐसा कभी ना कभी तो, यस सर। है ना। तो वो स्टिकी कीज है। जब वो स्टिकी कीज का पॉपअप आ रहा है, तो वो स्टिकी कीज का पॉपअप क्यों आ रहा है, क्योंकि बिहाइंड द सीन जब आपने 5 बार शिफ्ट की दबाई तो set.hc.exe एग्जीक्यूट हुई। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बिहाइंड द सीन या सी विंडो सिस्टम 32 में आकर के एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की बात करूँ, मैं क्या करता हूँ तो ये जो हमारा कीबोर्ड है, ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ है, ये ऐसे इसलिए ओपन हो पाया है क्योंकि बिहाइंड द सीन सी विंडो सिस्टम 32 में osk.exe एग्जीक्यूट हुई है इस टाइम पे, इसलिए ओपन हो पाया। ओके, चलते हैं वापस अपने विंडोज़ में मशीन पे। क्या करना है यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करना है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है इंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक, ओके, क्लिक ऑन ओके। एंड यहाँ पे मैं अपने फाइल सिस्टम के अंदर पहुँच चुका हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे कहाँ जाना है मुझे, यहाँ जाना है मुझे दिस पीसी में, सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर,
ओके सो मैं बता था आपको यहाँ पे जाना है दिस पीसी में, सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाना है आपको System32 फोल्डर के अंदर। System32 फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यही एग्जीक्यूटेबल फाइल सर्च करनी है, ठीक है। कोई भी दो एग्जीक्यूटेबल चाहिए, एक तो ये आपकी फिक्स हो गई, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ आप इनमें से कोई भी एक एग्जीक्यूटेबल ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम utilman.exe लेंगे, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, utilman.exe की जो फाइल है, इस फाइल को मैं रिप्लेस कर दूंगा कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, ठीक है। चलते हैं जरा यहाँ पे सर्च करते हैं utilman, मैग्नीफायर ले लूँ अगर ढंग से दिखने रहा हो तो। यहाँ पे एक फाइल है utilman के नाम से, ये मेरा यूटिलिटी मैनेजर है, इसको रीनेम कर देता हूँ utilman 1 के नाम से। utilman 1 के नाम से मैंने इसको रीनेम किया, प्रेस एंटर, एंड ये फाइल रीनेम हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है। ऐसा आपको लग रहा होगा सामने देख करके, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में ये फाइल रीनेम हो चुकी है, बट ये स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा तो हो जाएगी। यहीं पे मेरे को सर्च करना है CMD, ये क्या है हमारा, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है जी। इस फाइल का नाम दे देना है आपको utilman, ओके। इस फाइल का नाम दे देना है utilman, प्रेस एंटर, एंड अगेन ये फाइल रीनेम हो चुकी है, बस ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। एक बार बैक जा करके वापस से यहाँ पे आ जाऊँ System32, System32। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल को रीनेम होते हुए, कि जो ओरिजिनल utilman फाइल थी उस फाइल का नाम बन गया utilman1, और जो कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल थी cmd.exe उसका नाम बन गया utilman, ठीक है। थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं इसको जरा, क्लिक ऑन कैंसिल, कैंसिल एवरीथिंग and just exit now. Okay, now you can turn off your PC from this point, or you can simply click on continue. So let me click on continue. Let this system boot now. So विंडोज का सिस्टम बूट हो गया मेरे पास। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको राइट साइड में नीचे देखना है, पावर के बटन के बगल में होगा ईज ऑफ एक्सेस का बटन, दिख रहा है सबको? हाँ सर। सो एक्चुअल में ये वो बटन है जो यूटिलिटी मैनेजर खोलता है, ठीक है। ये लॉक स्क्रीन पे पाया जाता है। एंड बिहाइंड द सीन मैंने क्या किया है कि यूटिलिटी मैनेजर के नाम पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल पकड़ा दी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर जैसे इसको क्लिक करता हूँ ओपन करने के लिए यूटिलिटी मैनेजर, लेकिन ओपन क्या हो जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। ओपन हो जाता है हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट। लेट मी गेट अ मैग्नीफायर हियर।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड में टाइप करूँगा नेट स्पेस यूजर्स ये कमांड क्यों टाइप करी मैंने, ये कमांड टाइप करी है यूजर्स लिस्ट करने के लिए यहाँ पे कि इस मशीन पे कौन कौन से यूजर्स है। ठीक है, और मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ऋषभ नाम से यूजर है। ठीक है, ओके, so now what I'm going to do is I'm going to type net space user space username, जो भी यूजर नेम है यूजर का, ऋषभ स्पेस स्टार। ओके, कमांड समझ में आई है ये कमांड करेगी क्या, प्रेस एंटर। It is going to ask me for a new password. Type a password for the user. Let me type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Press enter. The command completed successfully. कमांड completed successfully, तो इसको बंद करते हैं जरा और लॉगिन करने की कोशिश करें इसमें। करें लॉगिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर हाँ जी, ये लॉगिन करने के बाद सर जो फाइल का रीनेम करा था उसको वापस फिर से वही करेंगे या वैसे ही रहने देंगे? देखो मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, वैसे तो कर देना चाहिए रीनेम। ठीक है, वापस से आप कोई प्रोसेस करके उस फाइल को रीनेम कर दोगे तो क्या है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट को से खोल पाओगे। अगर आप रीनेम नहीं करते हो, सबसे पहली चीज़ आप यूटिलिटी मैनेजर नहीं खोल सकते हो, और दूसरी चीज़ आप कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोल सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CMD तो खुलेगा ही नहीं कुछ भी भाई, क्योंकि CMD एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। तो हमको ठीक है, यूटिलिटी मैन 1 करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, हमें यूटिल मैन टाइप करना पड़ेगा। अगर हम यूटिल मैन टाइप करेंगे हाँ तो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। अगर कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। तो या तो ऐसे चला लो अपनी ज़िंदगी को इससे आगे, या फिर उसको जा कर के रीनेम कर लो और सब चीज़ें नॉर्मल कर लो, जहाँ जो जैसे थी वैसे ही कर लो। ठीक ये है। है, ठीक है, ओके। सर वो जो स्टार डाला था उसका मीनिंग क्या था? मीनिंग कुछ नहीं था यार, उसका पासवर्ड हम सेट करने के लिए सिंटैक्स था यार वो कमांड का। अच्छा। कोई अलग मीनिंग नहीं था उसका। अभी तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया यूटिल मैन के साथ, इसीलिए मैंने आपको जो है ये दो एग्जीक्यूटेबल और बताई थी। तो अगर आप ओएस के को रिप्लेस कर देते हो तो ओएस को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को भी आप लॉगिन स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप सेट एचसी को रिप्लेस कर देते हो तो आपको क्या करना रहेगा, ऑन जब आपकी लॉगिन स्क्रीन रहेगी वहाँ पे आके आप 5 बार शिफ्ट की प्रेस करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है ना।